हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट एनसीईआरटी बायोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एनटीए मॉक टेस्ट नंबर 42 के फिजिक्स के क्वेश्चंस आंसर्स और उसके सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन बाय एनटीए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 बताने से पहले आपको बता दें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों के मॉक टेस्ट के PDF अवेलेबल हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है फिजिक्स का, द डिस्टेंस of closest approach of an alpha particle fired towards a nucleus with momentum p each r. What will be the distance of closest approach when the momentum of alpha particle is 2p? आंसर हमारा होगा d r/4। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है काइनेटिक एनर्जी जो होता है पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, तो यहाँ पे p² जो 2m होगा, यहाँ पे वो 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2/R इक्वल टू यहाँ पे जो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p²। हेंस एट गिवन कंडीशन डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो हो जाएगा हमारा R/4 हो जाएगा। यहाँ पे जो है इस कंडीशन पे काइनेटिक एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो रहा है, इसलिए यहाँ पे इक्वल कर रहे हैं। ओके, आते क्वेश्चन सेकेंड पे कह रहा है द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द एटम ऑफ एलिमेंट्स A and B are EA and EB respectively. Three atoms of the elements B fuse to give one atom of element A. This fusion process is accompanied by release of energy E. Then EA and EB are related to each other as. आंसर हमारा हो जाएगा C, EA इक्वल टू 3EB प्लस E। ओके, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि 3B गिव्स A, देन E इक्वल टू हमारा हो जाएगा EA माइनस 3EB। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है बॉल स्ट्राइक्स स्मूथ हॉरिजेंटल ग्राउंड एट एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द वर्टिकल। ओके, उसके बाद कह रहा है व्हाट कैनॉट बी द वेलोसिटी, कैनॉट बी द पॉसिबल एंगल ऑफ इट्स वेलोसिटी विथ द वर्टिकल आफ्टर द कॉलिजन। आंसर हमारा बी होगा 30 डिग्री। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो कह रहा है सिंस सरफेस इज स्मूथ सो फोर्स इज नॉर्मल सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल रिमेन अनचेंज्ड व्हाइल वर्टिकल कंपोनेंट डिक्रीजेज और रिमेन सेम इज मोर लेस देन और इक्वल टू 1, दैट्स वाई एंगल फ्रॉम वर्टिकल विल इंक्रीजेज और रिमेन सेम। और यहाँ डायग्राम है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। करा अ बुलेट ऑफ मास m इज फायर्ड with a velocity of 50 meter per second at an angle theta with the horizontal. At the highest point of its trajectory, it collides head-on with a bob connected to massless string of length L and gets embedded in the bob of mass 3m. After the collision, the string moves to an angle of 120 degree. What is the angle theta? तो यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ, यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा ए होगा cos इनवर्स 4/5। यहाँ पे हम देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे कह रहा है वेलोसिटी ऑफ बुलेट एट हाईएस्ट पॉइंट जो होगा ऑफ इट्स ट्रैजेक्टरी इक्वल टू 50 cos थीटा इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगा। एज बुलेट ऑफ मास m कोलाइड्स विथ पेंडुलम बॉब ऑफ मास 3m एंड टू स्टिक टुगेदर, देयर कॉमन जो वेलोसिटी हमारा हो जाएगा v' इक्वल टू 50m cos थीटा बाई m प्लस 3m, मतलब कि 25/2 cos थीटा मीटर पर सेकेंड। एज नाउ अंडर दिस वेलोसिटी v' pendulum bob goes up to an angle of 120 डिग्री, hence v'² जो हमारा हो जाएगा h इक्वल टू l इंटू 1 प्लस cos 120 डिग्री। तो यहाँ पे अगर वैल्यू यहाँ पे पुट करके सॉल्व करें तो हमारा 5 आ जाता है, v' बराबर 10। सो कंपेयरिंग टू आंसर्स ऑफ v' वी गेट, दोनों को कंपेयर करेंगे, इक्वेट करेंगे तो हमारा आंसर थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 4/5 आ जाता है। आते क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा है इन द गिवन फिगर अ स्मूथ पैराबोलिक वायर ट्रैक लाइज इन xy प्लेन वर्टिकल, द शेप ऑफ ट्रैक इज डिफाइंड बाय द इक्वेशन y इक्वल टू x²। अ रिंग ऑफ मास m which can slide freely on the wire track is placed at the position a into 1 into 1. The track is rotated with constant angular speed omega such that there is no relative slipping between the ring and the track. The value of omega is क्या होगा? आंसर हमारा सी होगा √2g। इससे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे है n cos थीटा इक्वल टू mg हो जाएगा यहाँ पे डायग्राम से, और n sin थीटा हमारा जो हो जाएगा m ओमेगा² हो जाएगा। ओके,
तो दोनों को अगर इक्वेट करें तो हमारा जो tan थीटा जो हो जाएगा हमारा ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी हो जाएगा। और यहाँ पे गिवन है y इक्वल टू आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स अगर करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे y को तो 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे tan थीटा जो हो जाएगा 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। उसके बाद हम फ्रॉम द इक्वेशन वी गेट ओमेगा यहाँ से हम निकाल सकते हैं √2g हो जाएगा, या r इक्वल टू यहाँ पे 1 मीटर दिया हुआ है। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा है एट अ टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस द ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज फाउंड टू बी x, इट्स ससेप्टिबिलिटी एट 330 डिग्री सेल्सियस इज। आंसर हमारा ये होगा 0.5x। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है ससेप्टिबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ओके, तो x जो हो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t हो जाएगा। यहाँ पे दोनों कंपेयर करेंगे x1 बाई x2 तो t2/t1 हो जाएगा। सारा यहाँ वैल्यू दिया हुआ है, x2 हमारा जो हो जाएगा वो 0.5x हो जाएगा, यानी आंसर हमारा ए होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह रहा है यूनिफॉर्म कॉपर वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया 5 × 10⁻7 मीटर स्क्वायर carries a current of 1 ampere, assuming that there are 8 × 10⁻28 free electrons per meter cube in copper. How long will an electron take to drift from one end of the wire to the other? आंसर हमारा डी होगा 6.4 × 10⁻3 सेकेंड। इसे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है करेंट इन वायर जो है आई इक्वल टू होता है ANE/V/D। यहाँ पे यहाँ ए का वैल्यू दिया हुआ 5 × 10⁻7 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ सारा वैल्यू अगर हम पुट करें जो दिया हुआ है, तो सारा वैल्यू पुट करने पर हमारा VD का जो वैल्यू है हमारा 1/8 × 10⁻28 × 1.6 × 10⁻19 × 5 × 10⁻7 हो जाता है। उसके बाद अगर T का वैल्यू हम निकालेंगे तो 1/VD करेंगे तो यहाँ पे 6.4 × 10⁻3 आ जाता है सेकेंड में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। कह रहा है अ गैल्वेनोमीटर हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 ohm and 30 divisions on both sides has a figure of merit 0.005 ampere per division. The resistance that should be connected in series such that it can be used as a voltmeter up to 15 volt each. आंसर हमारा हो जाएगा C 80 वोल्ट। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है करेंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो हमारा हो जाएगा 0.005 × 30, क्योंकि 30 डिविजन्स हैं तो मेरा 0.150 एम्पियर आता है। उसका वोल्टेज फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन अगर निकालें तो यहाँ पे V इक्वल टू IR होता है। तो यहाँ पे 0.150 हमारा I है और वोल्टेज हमारा ये जो है यहाँ पे 20 वोल्ट है। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पे IR करते हैं तो R जो हमारा है 20 ओम है रेजिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3.0 वोल्ट आ जाएगा। उसके बाद रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कनेक्टेड इन द सीरीज जो हो जाएगा 15/3 - 1 × 20 ओम, यानी कि अगर करेंगे तो 80 ओम हमारा आंसर आ जाता है C। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहा है अ टेलीफोन वायर ऑफ लेंथ 200 किलोमीटर हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 0.014 माइक्रोफैराड per kilometer. If it carries an AC frequency 5 kHz, what should be the value of an inductor required to be connected in series so that the impedance of the circuit is minimum? आंसर हमारा ये होगा 0.35 मिली हेनरी। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है कैपेसिटेंस ऑफ जो वायर हो C जो हो जाएगा C इक्वल टू 0.014 × 10⁻6 × 200। ओके, तो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करके इक्वेट करें तो यहाँ पे 2.8 माइक्रोफैराड आ जाता है। फॉर इम्पेडेंस ऑफ द सर्किट टू बी मिनिमम, यहाँ पे XL XC के बराबर होना चाहिए। तो XL का जो होता है वो फार्मूला होता है 2πfL और इक्वल टू यहाँ पे XC इक्वल टू 1/2πfC हो जाता है। L का वैल्यू यहाँ निकाले तो 1/4π² f² हो जाएगा। सारा वैल्यू यहाँ पे पुट करके जो दिया हुआ है यहाँ पे रखेंगे तो हमारा जो L का जो वैल्यू है वहाँ 0.35 मिली हेनरी आ जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा देयर इज अ हॉरिजेंटल cylindrical uniform but time varying magnetic field increasing at a constant rate dB/dt as shown. A charged particle having charge q
and mass m is kept in equilibrium at the top of a spring constant k in such a way that it is on the horizontal line passing through the center of the magnetic field as shown in figure. The compression in the spring will be क्या होगा? तो यहाँ पे हमारा डी आंसर होगा 1/k इंटू एम जी प्लस क्यू आर स्क्वायर बाई 12 इंटू डी बी बाई डी टी। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे ई इंटू 2πl इक्वल टू पाई आर स्क्वायर डी बी बाई डी टी होगा। यहाँ से ई का वैल्यू जो हमारा आर स्क्वायर बाई 12 इंटू डी बी बाई डी टी आता है। फिर क्यू प्लस एम जी अगर करें तो के एक्स हो जाता है, तो एक्स का वैल्यू हमारा हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर बाई के इंटू 12 इंटू डी बी बाई डी टी प्लस एम जी बाई के, और एक्स का वैल्यू यहाँ निकाले तो 1/k इंटू एम जी प्लस क्यू आर स्क्वायर बाई 12 इंटू डी बी बाई डी टी आ जाता है। आंसर डी होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे। कह रहा है अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with air as a dielectric has capacitance C, a slab of dielectric constant K having same thickness as the separation between the plates is introduced so as to fill 1/4 of the capacitor as shown in the figure. The new capacitance क्या होगा? तो आंसर हमारा जो है ए होगा K प्लस 3C/4। जिसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है द टू कंडेंसर्स विथ K एंड विथ एयर आर इन पैरेलल विथ एयर C1 इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी इंटू 3a/4 इक्वल टू 3 एप्सिलॉन नॉट a/4d। विथ मीडियम जो हो जाएगा C2 हमारा हो जाएगा ई एप्सिलॉन नॉट k/d इंटू a/4, यानी कि एप्सिलॉन नॉट a k/4d हो जाएगा। अब यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C डैश निकालो तो C1 प्लस C2 करेंगे, ओके, क्योंकि दोनों पैरेलल में है। तो यहाँ पे C डैश जो हमारा हो जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट a/4d प्लस एप्सिलॉन नॉट a k/4d, यानी कि एप्सिलॉन नॉट a/d इंटू 3/4 प्लस k/4 हो जाएगा। यानी कि C डैश का जो हमारा वैल्यू हो जाएगा C/4 के इंटू k प्लस 3 हो जाएगा, या यहाँ पे C जो होता है हमारा ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी होता है। एप्सिलॉन नॉट a/d फार्मूला होता है। आते क्वेश्चन नंबर 12 पे। कह रहा है 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज एज शोन इन द फिगर, द परसेंटेज ऑफ इट्स स्टोर्ड एनर्जी डिसिपेटेड एज हीट आफ्टर द स्विच एस इज टर्न टू पोजिशन 2 इज। आंसर हमारा जो है डी होगा 80%। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो ई इनिशियल जो होता है हमारा क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c इक्वल टू हाफ सी वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर होगा, या फाइनल एनर्जी ई जो है इक्वल टू क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c ई इफेक्टिव होगा। तो यहाँ पे जो ई का जो वैल्यू है हमारा 1/2 इंटू 2 वी नॉट बाई 10 इंटू 2 वी नॉट इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर बाई 5 होगा, और डेल्टा ई लॉस जो होगा 4 वी नॉट स्क्वायर बाई 5, और परसेंटेज लॉस यहाँ निकालते 4/5 वी नॉट स्क्वायर बाई वी नॉट स्क्वायर इंटू 100 हो जाएगा। परसेंटेज ई लॉस परसेंटेज होगा यहाँ 80%। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे। कह रहा है ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट विथ अ मीटर ब्रिज द गैल्वेनोमीटर शोज अ null point when the jockey is pressed at 40 cm using a standard resistance of 90 ohm as shown in the figure. The least count of the scale used in the meter bridge is 1 mm. The unknown resistance is, आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी होगा 60 ± 0.25 ओम। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आर जो होता है हमारा x बाई एक्स 100 - x इंटू 90, तो यहाँ आर का जो वैल्यू 60 ओम आ जाता है। उसके बाद डी आर बाई आर करेंगे तो यहाँ पे 100 बाई एक्स इंटू 100 - x इंटू डी आर, इसीलिए यहाँ पे डी आर इक्वल टू यहाँ पे 100 बाई 40 इंटू 60 इंटू 0.1 इंटू 60, यानी कि 0.25 ओम आ जाता है। उसके बाद अगर हम दूसरे तरह से बनाए यहाँ पे अल्टरनेट मेथड से, तो डी आर बाई आर जो होता है 0.1 बाई 40 प्लस 0.1 बाई 60 करेंगे, डी आर बराबर हमारा यहाँ पे 0.25 ओम आ जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे। कह रहा है कंसीडर द टू सॉलिड स्फीयर्स ऑफ रेडियाई R1 इक्वल टू 1 मीटर, R2 इक्वल टू 2 मीटर एंड masses m1 and m2 respectively. The gravitational field due to sphere A1 and 2 are shown. The value of m1 by m2 is क्या होगा? तो आंसर हमारा जो है बी होगा 1/6। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जो है हमारा फर्स्ट में हो जाएगा 3 इक्वल टू gm2/2 स्क्वायर, सेकेंड हो जाएगा हमारा 2 इक्वल टू gm1/1 स्क्वायर। तो दोनों को इक्वेट करेंगे तो m1/m2 हमारा 1/6 आ जाएगा, ओके। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। कह रहा है टू सैटेलाइट्स ए एंड बी हैव मासेज m and 2m respectively. A is in a circular orbit of radius r and B is in a circular orbit of radius 2r around the earth. The ratio of their kinetic energies
K/KB ईच क्या होगा? तो आंसर हमारा सी होगा 1। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। K इक्वल टू होता है हाफ एम स्क्वायर, तो यहाँ पे हाफ इंटू यहाँ भी का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे GM/R अंडर रूट, यानी G कैपिटल M स्मॉल m/2R। यहाँ जो K जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M/R हो जाएगा। तो K/KB यहाँ पे करेंगे तो MA/AB इंटू RB/RA, यानी कि M/2M इंटू 2R/R हो जाएगा। यहाँ आंसर हमारा 1 आ जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है इफ़ बॉडी कोटेड ब्लैक एट 600 केल्विन सराउंडेड बाय एटमॉस्फेयर एट 300 केल्विन हैज कूलिंग रेट R0, if the same body is again coated black at 900 Kelvin and surrounded by the same atmospheric temperature, then its cooling rate equals to। आंसर हमारा ए होगा 16/3R0। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कूलिंग रेट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T4 माइनस T0 यानी कि R इक्वल टू 900 का 4 माइनस 300 का पावर 4/600 4 माइनस 300 का 4 इंटू R0 हो जाएगा। R का जो वैल्यू हुआ 16/3R0 हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि 3 आइडेंटिकल रॉड्स AB, CD एंड PQ आर ज्वाइंट एज सोन। P and Q are midpoints of AB and CD respectively. Ins A, B, C and D are maintained at 0 degrees Celsius, 100 degrees Celsius, 30 degrees Celsius and 60 degrees Celsius respectively. The direction of heat flow in PQ each क्या होगा? आंसर हमारा ए होगा फ्रॉम P to Q। ओके, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है कि एज्यूम दैट देयर इज नो PQ रॉड, देन TP इक्वल टू हो जाएगा 100/2 यानी कि 50 डिग्री सेल्सियस। TQ जो हमारा हो जाएगा 45 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे TP जो है बड़ा है TQ से, सो हीट जो फ्लो करेगा P से Q करेगा। ओके, आते क्वेश्चन नंबर 18 पे। कह रहा है n moles of diatomic gas in a cylinder is at temperature T. Heat is supplied to the cylinder such that the temperature remains constant, but n moles of the diatomic gas get converted into monoatomic gas. The change in the total kinetic energy of the gas is। आंसर हमारा D होगा 1/2 स्मॉल n कैपिटल RT। यहाँ जो एक्सप्लेनेशन है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम जो होता है U इनिशियल इक्वल टू n इंटू 5/2 RT। फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम जो हो जाएगा U फाइनल इक्वल टू 2n इंटू 3/2 RT प्लस A कैपिटल N माइनस स्मॉल n 5/2 RT। यहाँ पर अगर इक्वेट करें सारा वैल्यू तो यहाँ डेल्टा U का जो वैल्यू हमारा आ जाता है वो Q के बराबर, यानी कि ये 1/2 इंटू स्मॉल n RT हो जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है an ideal gas mixture filled inside a balloon expands accordingly to the relation PV to the power 2/3 equal to constant. The temperature inside the balloon is। आंसर हमारा होगा A increasing। इसका एक्सप्लेनेशन है for the process with ideal gas PV to the power n equal to constant, if expansion happens with n is more than 1 then only the temperature decreases, but here n equal to 2/3, so here n is less than 1, so temperature must increase। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे। कह रहा है सोलेनोइड हैज लेंथ 0.4 सेंटीमीटर, रेडियस 1 सेंटीमीटर एंड 400 टर्न्स ऑफ वायर। इफ अ करेंट ऑफ 5 एम्पियर इज पास्ड थ्रू दिस सोलेनोइड, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड? आंसर हमारा हो जाएगा B 6.28 × 10⁻³ टेस्ला। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड इज गिवन बाय B इक्वल टू μ0 NI0। ओके, n जो होता है हमारा नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ होता है और I जो होता है करंट इन कॉइल होता है। वेयर जो n होता है हमारा कैपिटल L इंटू R, यानी यहाँ पे n का जो वैल्यू हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 500/0.4 × 10⁻² इंटू 1 × 10⁻², जो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे n का जो वैल्यू हमारा स्मॉल n का वैल्यू 1000 आ जाता है। मिनट का वैल्यू हम लोग जानते हैं 4/10⁻⁷। ओके, और b का जो वैल्यू यहाँ पे अगर हम निकालें तो यहाँ पे μ0 NI से μ0 NI0 से तो 4 × 3.1 4 × 1000 × 5 × 10⁻⁷, तो यहाँ पे आंसर हमारा आ जाता है 6.28 × 10⁻³ टेस्ला। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। कह रहा है पार्टिकल ऑफ चार्ज Q एंड मास m is projected from the origin with velocity u0 I cap plus v0 j cap
in a gravity free region where uniform electric field minus E naught I cap and uniform magnetic field minus B naught I cap exist. Find the conditions show that the particle would return to origin at least 4 once. ऐसा हमारा डी हो जाएगा E naught B naught by pi E naught is an integer. ओके, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. करा टाइम फॉर वन कंप्लीट रोटेशन टी नॉट इक्वल टू 2 पाई एम बाई क्यू बी नॉट. ओके, टाइम फॉर रिएक्टिंग मोशन इन एक्स डायरेक्शन टी वन इक्वल टू 2 यू नॉट एम बाई क्यू ई नॉट. टी वन बाई टी नॉट मस्ट बी एन इंटीजर. शो 2 म्यू नॉट 2 यू नॉट एम बाई क्यू यू नॉट इंटू क्यू बी नॉट बाई 2 पाई एम इक्वल टू यू नॉट बी नॉट बाई पाई एप्सल पाई ई नॉट हो जाएगा. आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे. कह रहा है द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल आर गिवन बाई एक्स इक्वल टू 36 टी मीटर एंड 2y इक्वल टू 96 टी माइनस 9.8 टी स्क्वायर मीटर. द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमारा हो जाएगा ए. आंसर होगा ए साइन रिवर्स 4/5. यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. एक्स इक्वल टू 36 टी, वी एक्स इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू 36 मीटर पर सेकेंड. वाई जो हमारा हो जाएगा 48 टी माइनस 4.9 टी स्क्वायर. वी वाई यहाँ से निकालें तो हमारा डिफ्रेंशिएट करने पे तो हो जाएगा 48 माइनस 9.8 टी. सो एट टी इक्वल टू 0 वी एक्स इक्वल टू 36 एंड वी वाई इक्वल टू 48 मीटर पर सेकेंड. सो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो हमारा हो जाएगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स वी वाई बाई वी एक्स इक्वल टू tan इनवर्स 4/3 और थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 4/5. आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे. कह रहा है पार्टिकल एम्ड एट अ टारगेट प्रोजेक्टेड विथ एन एंगल 15 डिग्री विद हॉरिजेंटल इज शॉर्ट ऑफ द टारगेट बाय 10 मीटर. इफ प्रोजेक्टेड विथ एन एंगल ऑफ 45 डिग्री इज अवे फ्रॉम द टारगेट बाय 15 मीटर देन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन टू हिट द टारगेट इज. आंसर हमारा डी होगा 1/2 साइन इनवर्स 7/10. इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. तो कह रहा है R1 इक्वल टू R माइनस 10, R2 इक्वल टू R प्लस 10 R प्लस 15. तो दोनों का अगर डिवाइड करें तो 1/2 आ जाता है यहाँ पे. उसके बाद R का जो वैल्यू है यहाँ पे दोनों को इक्वेट करने पे तो 35 आएगा. R मैक्सिमम जो होता है ई स्क्वायर बाई जी होता है और R हम जानते हैं ई स्क्वायर साइन थीटा बाई जी होता है. तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारा थीटा का जो वैल्यू है वो 1/2 साइन इनवर्स 7/10 आ जाता है. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पे. 45 में से हम 23 देख चुके हैं, मतलब कि हाफ आ चुके हैं. ओके, इसी बात पे वीडियो को लाइक ज़रूर करना. आगे बढ़ते हैं फटाफट. स्फीयर ऑफ मास एम इज हेल्ड बिटवीन टू स्मूथ इंक्लाइंड वॉल्स फॉर साइन 37 डिग्री इक्वल टू 3/5. द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द वॉल 2 इज इक्वल टू. आंसर हमारा ए होगा mg. इसका एक्सप्लेनेशन ए रहा. राइटिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन अलोंग द इंक्लाइन ऑफ सरफेस 1 इंटू कॉस 54 डिग्री माइनस mg कॉस 54 डिग्री इक्वल टू 0 इंटू हमारा mg के बराबर हो जाएगा. ओके, यानी कि हमारा आंसर जो है वो ए होगा. ओके, आते क्वेश्चन नंबर 25 पे. कह रहा है स्टील वायर कैन विथ स्टैंड अ लोड अप टू 2940 न्यूटन. अ लोड ऑफ 150 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट. द मैक्सिमम एंगल थ्रू विच द वायर कैन बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम the mean position so that the wire does not break when the load passes through the position of equilibrium is. आंसर हमारा बी होगा 60 डिग्री. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. कह रहा है while crossing the equilibrium position t इक्वल टू mg प्लस mv स्क्वायर बाई r इक्वल टू mg प्लस यहाँ mg बाई l इंटू 2gl इंटू 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा. यहाँ पे सारा वैल्यू इक्वेट करें तो थीटा इक्वल टू हमारा 60 डिग्री आ जाता है. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पे. कह रहा है if the mass defect of B115 is 0.081 U, its average binding energy in मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज क्या होगा. तो आंसर हमारा बी होगा 6.85 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यहाँ पे हम एक्सपेंशन देख लेते हैं. तो कह रहा है गिवन डेल्टा M4 जो दिया हुआ है B115 के लिए 0.821 दिया हुआ है. नंबर ऑफ न्यूक्लियस हमारा यहाँ पे आ जाएगा 11. ओके, और बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला होता है 931 इंटू डेल्टा एम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यहाँ वैल्यू पुट करके निकालें तो 75.411 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाता है. एवरेज बाइंडिंग एनर्जी जो हमारा होता है फॉर्मूला वो होता है बाइंडिंग एनर्जी बाई नंबर ऑफ न्यूक्लियस. तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे
तो हमारा 6.85 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पे। कह रहा है एट सम इंस्टेंट अ रेडियो एक्टिव सैंपल S1 हैविंग एन एक्टिविटी 5 माइक्रो क्यूरी हैज twice the number of nuclei as another sample S2 which has an activity of 10 microcurie. The ratio of half lives of S1 and S2 क्या होगा? तो आंसर हमारा ये होगा 4:1। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। गिवन जो है हमारा N1 इक्वल टू 2 इंटू N2, नाउ एक्टिविटी A1 इक्वल टू लेमडा N1 लेमडा 1 N1 इक्वल टू 5 माइक्रो CI। ओके, उसके बाद A2 हमारा लेमडा 2 N2 इक्वल टू 10 माइक्रो क्यूरी हो जाएगा, यानी कि इक्वेशन 2 हो जाएगा। दोनों को डिवाइड करेंगे 1 और 2, तो हम लोग T1/2 हमारे यहाँ 4/1, यानी कि आंसर ये आ जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पे। कर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एस चेन इज 2.5 जूल व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज, आंसर हमारा बी होगा 10 जूल। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी हम जानते हैं हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू होता है यहाँ पे 2.5 जूल आ जाएगा। यहाँ एक्स की जो वैल्यू है वहाँ A/2 दिया हुआ है, हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड कह रहा है। तो यहाँ पे अगर हाफ ओमेगा स्क्वायर A/2 स्क्वायर करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। तो यहाँ वैल्यू पुट करने पर हमारा 10 जूल आ जाता है। और हम जानते हैं टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर A स्क्वायर होता है, यानी यहाँ पे 10 जूल आ जाएगा। ओके, अब आता है क्वेश्चन नंबर 29 पे। कह रहा है अ सिंपल पेंडुलम हैज टाइम पीरियड T1, द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इज नाउ मूव्ड अपवर्ड अकॉर्डिंग टू द रिलेशन y इक्वल टू KT स्क्वायर। के जो है हमारा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, वेयर y इज द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, द टाइम पीरियड नाउ बिकम्स T2, द रेशियो ऑफ T1 स्क्वायर बाई r, यहाँ पे T1 स्क्वायर बाई T2 स्क्वायर, यानी कि इज क्या होगा टेक जी जो हमारा होता है 10 मीटर पर सेकेंड होता है। यहाँ पे आंसर हमारा ए हो जाएगा 6/5। यहाँ पे एक्सपेंशन देख लेते हैं। तो वहाँ यहाँ जो y इक्वल टू KT स्क्वायर होता है D2y/dt स्क्वायर इक्वल टू 2k, यानी कि यहाँ AY जो हमारा हो जाएगा वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे k का वैल्यू दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकेंड क्वेश्चन में। तो यहाँ पे t का जो वैल्यू हो जाएगा T1 का 2π/L/g होता है, और T2 का जो वैल्यू हमारा हो जाएगा 2π/L/g प्लस AY, क्योंकि यहाँ पे g फैक्टर का जो वैल्यू है वो हमारा a प्लस g प्लस AY हो जाएगा। अब T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे g प्लस AY/g हो जाएगा, यानी कि 6/5 आ जाएगा। हेंस द करेक्ट आंसर हमारा जो होगा 6/5। आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। कह रहा है इफ़ Rn इज द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम देन द रिलेटिव चेंज इन द रेडियस व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम nth ऑर्बिट टू n-1th ऑर्बिट इज। यहाँ n इक्वल टू मोर देन 1 हो ग्रेटर देन 1 है। यहाँ पे आंसर होगा बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। यहाँ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आर एन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर होता है, इसलिए डेल्टा आर एन इक्वल टू 2/n हो जाएगा। ओके, 30 क्वेश्चन हम आ चुके हैं, 15 क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट देखते हैं। करा है व्हेन अ सर्टेन फोटोसेंसिटिव सरफेस इज illuminated with a monochromatic light of frequency nu, the stopping potential of the photocurrent is -V0/2. When the surface is illuminated by monochromatic light of frequency V/2, the stopping potential is -V0. The threshold frequency of photoelectric emission is, आंसर हमारा बी होगा 3/2। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है hν इक्वल टू W प्लस V0/2 इंटू ई होता है। तो यहाँ hν/2 इक्वल टू W प्लस V0 इंटू ई हो जाएगा दोनों से। तो यहाँ पे जो है ऑन सॉल्विंग वी गेट W इक्वल टू 3/2 hν। यहाँ पे न्यू नोट का जो वैल्यू है 3/2 न्यू हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पे। कह रहा है एन आयरन बार ऑफ लेंथ 10 मीटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। इफ द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ आयरन इज 10 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस, देन इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ बार इन सेंटीमीटर क्या होगा? आंसर हमारा बी होगा 1 सेंटीमीटर। यहाँ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो कह रहा था चेंज इन लेंथ डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू एल एंड डेल्टा टी स्टेटेड मैथमेटिकली एज डेल्टा एल इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी, वेयर अल्फा इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन फॉर द मटेरियल। गिवन डेल्टा टी इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस, एल इक्वल टू 10 मीटर, डेल्टा एल इक्वल टू 10 ×
100 इंटू 10 इंटू 10⁻6 यानी कि 1 सेंटीमीटर आ जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पे। कह रहा वाटर राइजेज टू अ हाइट ऑफ 16.3 सेंटीमीटर इन अ कैपिलरी ऑफ हाइट 18 सेंटीमीटर इफ द ट्यूब इज कट एट हाइट ऑफ 12 सेंटीमीटर देन आंसर हमारा बी होगा वाटर विल स्टे एट हाइट ऑफ 12 सेंटीमीटर इन कैपिलरी। इसका एक्सप्लेनेशन है ड्यू टू सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पे। कह रहा है equiconvex lens is cut into two halves along one x dash and second है y dash, okay, as shown in the figure. Let f and f dash and f double dash be the focal length of the complete length of each in case first and of each half in case second respectively. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। हमारा आंसर होगा सी एफ डैश इक्वल टू एफ और एफ डबल डैश इक्वल टू 2f होगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो कह रहा था फोकल लेंथ ऑफ एन इक्विकन्वेक्स लेंथ इज 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। फर्स्ट इक्वेशन होगा फॉर एन इक्विकन्वेक्स लेंस r1 इक्वल टू r2 इक्वल टू r। यहाँ पे 1/f जो हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू 1/r माइनस 1/-r इक्वल टू 2 इंटू म्यू माइनस 1/r हो जाएगा। और केस 1 यहाँ पे देखते हैं। तो केस 1 कह रहा है व्हेन द लेंस इज कट अलोंग एक्स ओ एक्स, ओके, एक्स ओ एक्स के अलोंग कर रहे हैं और सेकंड में एक्स ओ वाई डैश के कर रहे हैं। तो पहला केस में कह रहा है कट कर रहे थे देन ईच हाफ बिकम्स, ओके, यहाँ पे फर्स्ट है देन ईच हाफ बिकम्स इक्विकन्वेक्स विथ। तो r1 जो हो जाएगा प्लस r और r2 जो होगा हो जाएगा माइनस r हो जाएगा। हम फार्मूला में अगर पुट करें 1/f इक्वल टू मी माइनस 1 लेंस मेकर फार्मूला है तो इंटू 1/r माइनस 1/-r करेंगे तो 1/f इंटू मी माइनस 1 इंटू 1/r प्लस 1/r हो जाएगा। तो यहाँ एफ डैश का जो वैल्यू है हमारा वो हो जाएगा एफ। केस 2 में कह रहा है व्हेन द लेंस इज कट अलॉन्ग y डैश देन ईच हाफ बिकम्स प्लानो कन्वेक्स विथ। तो यहाँ पे r1 जो वैल्यू r1 का जो वैल्यू होगा प्लस r हो जाएगा और r2 का जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट हो जाएगा, ओके। अब कह रहा है यहाँ पे कि अगर यहाँ पे लेंस मेकर फॉर्मूला लगाएं तो 1/f डबल डैश इक्वल टू मी माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 करेंगे तो यहाँ f डबल डैश का जो वैल्यू हो जाएगा हमारा 2f आ जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पे। तो कह रहा है टू थिन लेंसेज हैव अ कंबाइंड पावर ऑफ प्लस 9d व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर देयर इक्विवेलेंट पावर बिकम्स प्लस 27/5d देयर इंडिविजुअल पावर्स इन डायोप्टर आर। आंसर हमारा बी होगा 3 और 6। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। P1 प्लस P2 हमारा 9 दिया हुआ है। यहाँ पे P इक्वल टू P1 प्लस P2 माइनस D P1 इंटू P2 होता है। तो यहाँ पे अगर वैल्यू यहाँ पुट करें तो 27/9 इक्वल टू 9 माइनस 20/100 इंटू P1 इंटू P2। द अबव इक्वेशन इज करेक्ट ओनली फॉर P1 इक्वल टू 3 एंड P2 इक्वल टू 6। तो 10 क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट देखते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो कह रहा है 3 आइडेंटिकल रॉड्स ईच ऑफ मास m एंड लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हमारा सी हो जाएगा 3 आइडेंटिकल रॉड्स। यहाँ पे क्वेश्चन जो है इनकम्प्लीट लग रहा है। इसका आंसर ये मेरा उसका 2 दिया हुआ है और जो यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है i इक्वल टू i1 प्लस i2 प्लस i3 दिया हुआ है। तो हो सकता है कुछ इसमें जो है करेक्शन होगा। आप एक जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इसमें क्या एक्सप्लेनेशन हो सकता है। आई का वैल्यू i1 प्लस i2 दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया से कुछ क्वेश्चन है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। कह रहा है हॉलो सिलेंडर विथ इनर रेडियस r आउटर रेडियस 2r एंड मास m इज रोलिंग विथ स्पीड ऑफ इट्स एक्सिस v इट्स काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो आंसर हमारा डी होगा 13/16 mv स्क्वायर। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी जो होता है हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर होता है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है हमारा हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ i v बाई 2r स्क्वायर हो जाएगा। कंसिडर सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 2r एंड मास m डैश फ्रॉम विच सिलेंडर ऑफ रेडियस r ऑफ मास m डबल डैश इक्वल टू m डैश बाई 4 इज टेकन आउट ऑफ अ कॉमन एक्सिस। मास ऑफ हॉलो सिलेंडर जो m इक्वल टू हो जाएगा m डैश माइनस m डबल डैश होगा। तो यहाँ m का जो वैल्यू है हमारा 3m डैश बाई 4 हो जाएगा।
और यहाँ पे अगर सारे इक्वेशन पुट करें तो हमारे काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू है वो 13/16 mv² आ जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पे। कह रहा है एन पी एन ट्रांजिस्टर कंडक्ट्स व्हेन, आंसर हमारा सी होगा कलेक्टर इज पॉजिटिव एंड इमिटर इज नेगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू द बेस पोटेंशियल। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है इन नॉर्मल मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ एन पी एन ट्रांजिस्टर बेस emitter junction is forward biased and emitter collector junction is reverse biased। okay, इसलिए आंसर हमारा सी होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। कह रहा है लार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होज plates have an area of 1 meter square and are separated from one another by 1 millimeter is being charged at rate of 25 volt per second. If the dielectric between the plates has the dielectric constant 10, then the displacement current at this instant is, आंसर हमारा सी होगा 2.2 माइक्रो एम्पियर। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सी जो होता है एप्सिलॉन के ए एप्सिलॉन बाई डी होता है, वैल्यू पुट करेंगे तो 8.85 10⁻�8 आ जाता है। आई इक्वल टू हमारा डिफ्रेंशिएशन सी भी करेंगे सी इंटू डी बाई डी टी हो जाता है, यानी कि यहाँ वैल्यू जो होता है 2.2 इंटू 10⁻6 एम्पियर आ जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। कह रहा है स्टील वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया 2 मीटर स्क्वायर इज हीटेड अप टू 50 डिग्री सेल्सियस एंड इज स्ट्रेच्ड बाई ट्राइंग इट्स इन rigidly. The change in tension when the temperature falls from 50 degrees Celsius to 30 degrees Celsius is take y equal to 2 × 10⁻11 Newton per meter square, alpha equal to 1.1 × 10⁻5 पर डिग्री सेल्सियस। तो आंसर हमारे यहाँ पर सी होगा 88 न्यूटन। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो कह डेल्टा एल जो हम हो रहा होता है फार्मूला अल्फा एल इंटू डेल्टा टी इक्वल टू एफ एल बाई ए वाई होता है। तो यहाँ एफ का जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू ए वाई हो जाता है। तो सारे यहाँ पे वैल्यू पुट करें इसका तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाता है 88 न्यूटन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। कह रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन बाय n इक्वल टू माइनस कैपिटल डी n2 माइनस n1 बाई x2 माइनस x1 is crossing a unit area perpendicular to x-axis in unit time. When n1 and n2 are number of particles per unit volume of the value of x meant to x2 and x1. Find dimensions of d called as diffusion constant. हमारा आंसर होगा d m0 l2 t minus 1। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल पासिंग फ्रॉम यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम इक्वल टू n। तो इक्वल टू यहाँ पर जो हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल बाई a इंटू 2 यानी m0 l0 t0 बाई l2 इंटू टी हो जाएगा। यहाँ पे n1 जो होता है n2 के बराबर हो जाता है। नंबर ऑफ पार्टिकल इंटू वॉल्यूम हो जाएगा l2 पावर माइनस 3। नाउ फ्रॉम द गिवन फार्मूला कैपिटल D जो हो जाएगा n इंटू x2 माइनस x1 बाई n2 माइनस n1 हो जाएगा। यहाँ पे जो वैल्यू हमारा l2 इंटू l2 t माइनस 1 हो जाएगा। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 पे। कह रहा है अ पैरेलल बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवलिंग इन x डायरेक्शन फॉल्स ऑन अ स्लिट ऑफ विड्थ d। सी द फिगर इफ आफ्टर passing the slit an electron acquires momentum py in the y direction, then for a majority of electrons passing through the slit h is Planck's constant। आंसर हमारा ए होगा py इंटू डी इज मोर देन h। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू लेमडा बाई डी, साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1 यानी लेमडा इक्वल टू h बाई पी हमारा आ जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। कह रहा है अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम इज incident on a single slit. First minimum is obtained at a distance of 0.4 centimeter from the center. If width of the slit is 0.3 millimeter, then the distance between slit and screen will be, आंसर हमारा सी होगा 2.0 मीटर। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है कि यूजिंग ए साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा और ए इंटू एक्स बाई डी इक्वल टू एन लेमडा और ए इक्वल टू एन लेमडा इंटू डी बाई एक्स। तो यहाँ डी का जो वैल्यू हमारा हो जाएगा ए इंटू एक्स बाई एन इंटू लेमडा। यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करें तो 2 मीटर आ जाता है। आते क्वेश्चन नंबर 44 पे। कह रहा है टू ट्यूनिंग फॉक्स ए एंड बी आर साउंडेड टुगेदर एंड इट रिजल्ट्स इन बीट्स विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 बीट्स पर सेकेंड। देन ए इज लोडेड विथ वैक्स, दे अगेन प्रोड्यूसेस 4 बीट्स पर सेकेंड। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज 256 हर्ज, देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ बी क्या होगा? आंसर हमारा ए होगा 252 हर्ज। आंसर एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो कह रहा है सिंस ए प्रोड्यूसेस 4 बिट्स विथ बी, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ बी कुड बी 260 हर्ज और 252 हर्ज। आफ्टर वैक्सिंग
frequency decreases, so frequency of B has to be less than 256 Hz as it produces same number of bits with A. So the frequency of B is 252 Hz. आंसर हो जाएगा हमारा A. लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फिजिक्स का. तो कह रहा है स्टार इज मूविंग अवे फ्रॉम अर्थ शिफ्ट इन स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ वेवलेंथ 5700 एंगस्ट्रॉम इज 1.90 एंगस्ट्रॉम. वेलोसिटी ऑफ द स्टार इज, ऐसा हमारा डी होगा 100 किलोमीटर पर सेकेंड. एक्सप्लेनेशन देखते हैं. डेल्टा लेमडा इक्वल टू वी बाई सी इंटू लेमडा, इसलिए वी जो हो जाएगा सी इंटू डेल्टा लेमडा बाई लेमडा, और वी जो हमारा 3 इंटू 10⁸ इंटू 1.9 इंटू 10⁻10 हो जाएगा. और यहाँ पे बाई 5700 इंटू 10⁻10 इक्वल टू 100 किलोमीटर पर सेकेंड आ जाएगा हमारा आंसर. आते हैं, अब हो गया हमारा क्वेश्चन 45. अब कंप्लीट हो गया हमारा फिजिक्स का क्वेश्चन सारे. वीडियो को अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना, नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना चैनल को, अपने फ्रेंड्स में, टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करना. थैंक्स फॉर वाचिंग. हैव अ नाइस डे.